आज का अपना जो रिवीजन का टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलो रिवाइज करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है जरूरत हमें, वो है न्यूक्लियोफाइल और बेस। अब एक बेसिक डिफरेंस और एक कॉमन सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के पास ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल केवल बेस जो है केवल वो हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अदर देन हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है। वो किसी और को डोनेट नहीं करेगा। वो किसको डोनेट करेगा? वो हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा, बेस। और न्यूक्लियोफाइल किसी को भी डोनेट कर सकता है अदर देन हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पे NH3 है, उसने अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट किया तो वो बेस कहलाया। बट ना NH3 ने जब इस कार्बन को डोनेट किया तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कुछ केसेस में, एक्सेप्ट इन केस में, क्या यहाँ पे है क्राउडिंग के केस में, एंड दूसरा पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अब होता क्या है कि जब क्राउडिंग बढ़ता है तो अटैक करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। मतलब वो उतना रीच नहीं कर पाता है जितना रीच उसको करना चाहिए। मतलब वो बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे वो रीच नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब भी क्राउडिंग इंक्रीज होगा, टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहे हैं, क्राउडिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और क्राउडिंग बढ़ने के कारण क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो घट जाएगा, और बेसिसिटी है जो बढ़ेगा, बिकॉज सब में प्लस आई इफेक्ट तो चल ही रहा है। ठीक है। और दूसरा है पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। इस केस में भी उल्टा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए मैं केवल मोटे मोटे पॉइंट्स पे जा रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। अब उसका एक लॉजिक मैं ये बता देता हूँ कि पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग, वो बहुत हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा होता है। ठीक है, अगर F माइनस मान लो और Cl माइनस है, Br माइनस है, और F माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो H प्लस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होगा। और वहां पे जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उस तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसके कारण वो इसको उतना बेटर डोनेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो F माइनस है वो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन वो वीक न्यूक्लियोफाइल है पोलर एंड प्रोटिक में। वही पोलर एंड एप्रोटिक आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला था H2O और NH3। तो देखो, पॉइंट क्या है कि जब भी आप स्ट्रेंथ कंपेयर करने जा रहे हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका डोनर एटम कौन है। ठीक है, जो भी आपका डोनर एटम होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंपेयर करना है और नाइट्रोजन कंपेयर करना है, दोनों एक ही पीरियड का है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और डोनेट करने की कैपेसिटी घटता है। मतलब बेसिक जो होगा वो घट जाएगा, तो न्यूक्लियोसिटी बढ़ जाएगा। तो NH3 वाला जो होगा वो बेटर होगा ऑक्सीजन से। यहाँ पे H2O है और OH माइनस है, दोनों का ही डोनर एटम O है, लेकिन ये निगेटिव है, न्यूट्रल है, तो निगेटिव वाले ज्यादा बेटर होते हैं। जैसे NH3 और NH2 माइनस है, NH2 माइनस ज्यादा बेटर बिकॉज वो निगेटिव है। ठीक है, वैसे यहाँ पे है OH माइनस और RO माइनस। ठीक है, OH माइनस एंड RO माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें R ग्रुप है, प्लस I है, तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। RO माइनस RCO माइनस दोनों में ही O माइनस है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसमें रेजोनेंस है, तो इसलिए वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। OH माइनस SS माइनस में सल्फर बिगर साइज का है, तो जो जितना ज्यादा बड़ा साइज का होता है वो उतना बेटर डोनर होता है, मतलब उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमने ये मेथड पढ़ रखा है अल्केन में। अल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, तो हेलो अल्केन बनता है। अल्कीन में Br2CCl4, HBr मार्कोनिक ऑफ एडिशन, HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, इनके थ्रू बनता था। अब बात है अल्कोहल से। जब अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बनाने जाएंगे, हमारे पास दो, अल्कोहल से अगर आप अल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस करने जाओ तो दो मेथड्स हो सकता है, SN1 और SN2 रिएक्शन के। ठीक है, अब SN1 हो या SN2, इनको हम बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इनका कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट ये है कि इनके पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप होना चाहिए।
ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब मैकेनिज्म के बेसिस को दो टाइप में डिवाइड किया गया, SN1 और SN2। अब SN1 में क्या होता है, दो स्टेप होता है। स्टेप 1 में लिविंग ग्रुप का लॉस होता है और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है उस कार्बन पे जहां से लिविंग ग्रुप का लॉस हुआ है, मतलब कार्बोकेटायन बनता है। रेट फर्स्ट स्टेप स्लो है, इसी पे डिपेंड करेगा, तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। और जितना ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, और दूसरा रेट जो होता है उसमें रेट लॉ में कहीं भी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं आया तो उसके कंसंट्रेशन और उसके स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर SN1 रिएक्शन कायरल कार्बन को इन्वॉल्व करता है, मतलब जिस सेंटर पे, मान लो इस सेंटर पे ये कार्बन अभी कायरल है, आगे भी ये कायरल ही रहने वाला है, तो जिस भी सेंटर पे, जिस भी कायरल कार्बन सेंटर पे ये SN रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां पे रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्यों होता है, देखो रेसिमाइजेशन होने से, वहां पे रेसिमाइजेशन क्यों होगा, बिकॉज जब SN1 रिएक्शन होता है तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और जो कि प्लानर होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, प्लानर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ एबव द प्लेन से भी हो सकता है और बिलो द प्लेन से भी हो सकता है। तो 50% चांसेस है कि R बनेगा, 50% चांसेस है S बनेगा। तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ एनहांसमेंट्स बनेगा तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करता है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल, उसमें पहला आता है HX प्लस ZnH2, जिसको हम लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। अगर मेरा X जो है वो क्लोरीन हो जाए, मतलब HCl प्लस ZnCl2, तो लुकास टेस्ट बोलते हैं। तो अल्कोहल प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2, ये लुईस एसिड का कैटलिस्ट का काम करता है ZnH2 और अल्काइल हैलाइड बनता है। दूसरा है इसी मेथड का NaX इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, NaX में X माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस है। दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एक ही है कि अल्कोहल H प्लस को एक्सेप्ट करता है और OH2 प्लस बनता है। और जब ये OH2 प्लस यहाँ से लॉस होता है तो हमें कार्बन पे क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटायन, और उस पर X माइनस अटैक होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लुईस एस्केटिस का काम क्या है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। देखो यहाँ पे जो वाटर बन रहा है उस वाटर को रिमूव करने का काम किसका है, ZnCl2 का। अब यहाँ पे पॉइंट है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये जो टेस्ट होता है उसमें टर्बिडिटी आता है कि अल्कोहल जब भी HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी आएगा, और जब टर्बिडिटी आएगा तो उस केस में क्या होता है, टर्बिडिटी 30 टू 60 मिनट्स में भी आ सकता है और इस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री है तो जब तक आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है, जब तक आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे लुकास टेस्ट नहीं होगा। मतलब इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कोई टर्बिडिटी नहीं है। लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री में एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी टर्बिडिटी आएगा। डिफरेंस आता है टाइम का। 3 डिग्री में इंस्टेंटेनियस होता है बिकॉज रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। 2 डिग्री में 1 to 5 मिनट्स लगता है बिकॉज थोड़ा सा स्लोअर होगा 3 डिग्री से, और 1 डिग्री बहुत स्लो होता है तो उसमें 30 to 60 मिनट्स लगेगा, लेकिन तभी होगा जब कैटलिस्ट होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसको देख लीजिए। एक यहाँ पे और रिएजेंट हमने पढ़ा था Br2 हीट, इसको हमने NBS हीट के नाम से भी पढ़ा था। इसको हमने NBS हीट के भी नाम से पढ़ा था कि अगर कभी भी अल्कीन NBS हीट या Br2 हीट के साथ रिएक्शन करता है तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। मतलब डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो है उस पे आपको H को हटा के ब्रोमीन को लगा देना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब SN2 रिएक्शन की बात करें तो ये एक स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप का लॉस होगा और यहाँ पे कुछ प्लानर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिविंग ग्रुप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑर्डर 2 है, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी आएगा बिकॉज दोनों ही रेट लॉ में इन्वॉल्व है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों को ऐड कर दो तो ऑर्डर क्या हो गया, 2। तो मैंने बोला था अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप सेम है तो ये जितना ज्यादा R ग्रुप लेस क्राउडेड होगा उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी होगा, इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, और द रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग है। मिथाइल सबसे बेटर देगा, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री देगा। बिकॉज इसमें न्यूक्लियोफाइल आया तो उसका स्ट्रेंथ से भी फर्क पड़ेगा और उसके कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ेगा।
अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इस कार्बन पे निगेटिव अटैक कर मतलब इस पे पॉजिटिव तो होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने का मतलब तभी है जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है कहाँ पे, कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने के कारण वहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और अगर माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई का क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये रिएक्शन पोलर एंड एप्रोटिक से फेवर होता है। क्यों होता है, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज है तो पोलर तो चाहिए, लेकिन सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल है और उसका कंसेंट्रेशन हाई होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल ही बेस होता है, तो बेस के प्रेजेंस में आप H प्लस नहीं डाल सकते, इसलिए पोलर एंड प्रोटिक नहीं चाहिए। पोलर एंड क्या चाहिए, एप्रोटिक चाहिए। दूसरा SN2 रिएक्शन जो होता है वन स्टेप में है, तो लिविंग ग्रुप का लॉस और न्यूक्लियोफाइल का जो होता है वो अटैक वो बैक साइड से होता है, मतलब यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा अगर रिएक्शन कायरल कार्बन सेंटर पे चलेगा तो। अगर कायरल कार्बन सेंटर पे नहीं चल रहा है तो इन्वर्जन तो होगा लेकिन हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा, बिकॉज वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो इस कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुआ, पहले ये आर कॉन्फिगरेशन था 100%, जब रिएक्शन हुआ SN2 के थ्रू तो यहाँ पे क्या बन गया, एस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो गया 100%, मतलब 100% इन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे कुछ एक नीट का कॉमन टाइप का क्वेश्चन है कि कंपेयर कराने को आता है SN2 का रिएक्टिविटी। तो देखो पहले में NH2 माइनस और R1 R2 रेट लिखा हुआ है, तो दोनों में न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबस्ट्रेट में फर्क है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, 1 डिग्री का, तो बोलेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। अब इन दोनों में देखो ये NH2 माइनस है और NH3 है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग वाले का ज़्यादा होगा, बिकॉज दोनों का डिग्री क्या है, सेम ही है, तो R1 ग्रेटर देन R2 हो गया। अब इसमें देखो दोनों में ये दोनों तो सेम है, ये दोनों में सेम है, फर्क है OH माइनस और OH माइनस, ये भी सेम है, लेकिन ये 1 मोलर और 2 मोलर लिखा हुआ है, तो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का उसका रेट ज्यादा होगा, तो R2 ग्रेटर देन क्या हो गया, R1 हो गया। इधर में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सेम है, ये डिग्री भी सेम है, बट ये वाला ग्रुप यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है, तो इसके कारण इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके के फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो SN2 के रिएक्शंस को। अब यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल में PCl5, PCl3, P+H2 एंड SlCl2, इन सबसे हम अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो SOCl2 पायरिडीन है, बिकॉज इसमें जो अदर बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैस है, तो वो खुद ही एस्केप कर जाते हैं, तो प्यूरिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता। बाकी ध्यान ये रखना है कि PCl5 में POCl3 बनता है और PCl3 में H3PO3 बनता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो आप देख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके अंदर दो रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है, इसके अंदर में दो रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो कि अल्काइल आयोडाइड के लिए केवल होता है, दूसरा है स्वाट रिएक्शन जो कि फ्लोराइड्स के लिए होता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज दोनों में ही क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह पे या तो आयोडीन या फिर वहां पे कौन आएगा, फ्लोराइड्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड NaI ड्राई स्टोन से रिएक्शन करता है तो आयोडाइड बनता है, और इसमें AgF और HgF2 और CF2 के साथ रिएक्शन करके अल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन तो आपको एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो ये SN1 रिएक्शन भी देता है, SN2 रिएक्शन। पहला रिएक्शन SN1 में सॉल्वोलिसिस, इसको हम हाइड्रोलिसिस या अल्कोहोलिसिस भी बोलते हैं। सॉल्वोलिसिस का मतलब है अगर आपका सॉल्वेंट ही क्या बन जाए, अगर आपका सॉल्वेंट जी ही जो है वो आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो उस रिएक्शन को हम सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। अगर वाटर ही सॉल्वेंट है तो हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, अल्कोहोलिसिस बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, SN1 है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेरा एक अल्काइल हैलाइड है। अब देखो वाटर से अटैक करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल से अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 डिग्री
3 डिग्री बेटर होगा 2 डिग्री, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो RX है, R अगर सेम है तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना बेटर रिएक्शन होगा, और अगर X सेम है तो बेंजाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर हीट आया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या होता है कि एसएन रिएक्शंस के कंपटीटर जो होते हैं वो कौन होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो अगर कहीं पे हीट आया तो उस केस में के जगह क्या होगा, अल्कोहल के जगह पर वहाँ पे अल्कीन बन सकता है। जैसे ये रहा आपका अल्काइल हैलाइड, वाटर डालोगे तो अल्कोहल बना, और वाटर के साथ हीट डालोगे तो अल्कीन बना, बिकॉज यहाँ पे आप SN1 चला रहे हो और SN1 का कंपटीटर कौन है, E1 होता है, तो हीट डालने से एलिमिनेशन हो जाएगा। बात करते हैं SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड। पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट एक्वस KOH। अल्काइल हैलाइड जब अंडरगो जाता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, बिकॉज KOH लिखा हुआ है, तो अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस जब जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और SN2 रिएक्शन है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड में दो रिएजेंट है KCN और AgCN। KCN डालोगे तो साइनाइड बनेगा, और AgCN डालोगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, बिकॉज दोनों का डोनर एटम सेम है, डिफरेंट है। KCN जो है वो आयनिक है, ठीक है, KCN जो है वो आयनिक है तो इसमें कार्बन डोनर होता है, और AgCN जो है प्रीडोमिनेटली कोवलेंट है, उसका डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा और इसमें क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। अब यहाँ पे है कि साइनाइड के साथ हाइड्रोजनेट करेंगे तो अमाइंस बनता है। पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और पार्शियल करोगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। उसके बाद रिएक्शन विद NO2। अब इसमें भी फिर से वही है, KNO2 और AgNO2। KNO2 होगा तो आपका डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और AgNO2 का डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, बिकॉज फिर से वही आयनिक और कोवलेंट का कॉन्सेप्ट है। तो अल्काइल हैलाइड में अगर KNO2 आया तो RNO बनेगा, और सिल्वर नाइट्राइट आया तो क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। बात करते हैं रिएक्शन विद RO माइनस। इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं कि अल्काइल हैलाइड अगर अल्कोक्साइड एंड अल्कोक्साइड बोलने का मतलब है RO माइनस, तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर चलता है। बस इसमें लिमिटेशन है कि मेरा अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए तभी आपका हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री केस में अल्कीन बन गया, बिकॉज ये SN2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, फॉलोइंग इज द बेटर मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है, तो कौन बेटर मेथड है, तो इसमें देखो यहाँ पे हमेशा ईथर की तरफ डिग्री देखो, ये है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना ईथर में जो ज्यादा क्राउडेड है वो RO माइनस में हो सकता है, जो लेस क्राउडेड है वो कहाँ पे होना चाहिए, RX में होना चाहिए। तो ये RX है और ये RO माइनस है, तो RX मेरा 3 डिग्री है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे RX 2 डिग्री है। ठीक है, इसने बोला था बेटर मेथड बोला है, तो जिसमें जितना लेस क्राउडेड आपका हो जाए, कौन, ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि अल्काइल हैलाइड ने जो 1 डिग्री है वो हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज बी देखो, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 में क्या है, जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा जिसमें प्राइमरी होगा। ठीक है, तो आपका रिएक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस। इसमें क्या, अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अमाइंस बनता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड अल्काइल हैलाइड अलग अलग बन सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारे बन सकते हैं। RX अगर एक्सेस अमाउंट में है तो सारे बनेंगे, और अगर NH3 एक्सेस अमाउंट में है तो केवल क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब जैसे यहाँ पे NH3 और RX ने रिएक्शन किया, प्राइमरी अमाइन बना। प्राइमरी अमाइन में क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो फिर से फ्री हो गया, तो फिर से रिएक्शन करके सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्शियरी बनाएगा, और लास्ट में क्या बनाएगा, क्वाटरनरी बनाएगा। H माइनस की बात करें हाइड्राइडाइन तो LiLH4 है। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। और ये है एलोंगेशन ऑफ अल्काइन, कि ऑलरेडी एक आपके पास
अल्काइन है जिसमें कंजुगेट बेस है और उसको RX के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपको एलोंगेटेड अल्काइंस मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये अल्काइल हैलाइड के साथ ही चलता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को हम किसी अल्काइल हैलाइड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ग्रिग्नार्ड बनता है। उसमें पॉइंट ये है कि जो R ग्रुप है वो एक कार्बोनिल के जैसा बिहेव करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के जैसा और बेस के जैसा काम करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बेस के जैसा ज्यादा काम करता है और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी करेगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन उसको दोगे तो पहले वो बेस का काम करेगा और उसके बाद ही वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और बेस वाला काम हमने अल्केन चैप्टर में देखा था कि ग्रिग्नार्ड को हम H+ से रिएक्शन कराने पे वो हमें अल्केन देता था, वहां पे बेस का काम करता था। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कि कंपाउंड जिसमें डायरेक्ट बॉन्ड होगा कार्बन और मेटल के बीच में उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं, और जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बिहेव करता है सोर्स ऑफ कार्बन जैसा। बनाने का तरीका यही है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराइए अल्काइल हैलाइड का, RMgX बनेगा। ड्राई ईथर का मतलब है मॉइस्चर से फ्री होगा, ये एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। अब ये पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने का मतलब वो बेस जैसा बनेगा, तो R- जाके एसिड से H+ लेगा और क्या बनेगा H। यहाँ पे मैंने एक एसिडिक हाइड्रोजन का डेफिनेशन लिखाया था कि हाइड्रोजन अटैच विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे यहाँ ग्रिग्नार्ड है, अब इसमें से कोई भी कंपाउंड ले लो, सारे एसिडिक कंपाउंड है, आपको क्या मिलने वाला है, अल्केन मिलने वाला है। ये आपका एग्जाम्पल्स है, आप इसको एक बार देख लो, बिकॉज मैं एग्जाम्पल्स कराने बैठ जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो अल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देगा, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा और कीटोन जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल देता है। 2 स्टेप में होता है, पहले में ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा और फिर दूसरे वाले में प्रोटोलिसिस करके हम O- को OH में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट यही था कि 2 डिग्री कौन देता है, 3 डिग्री कौन देता है और 1 डिग्री कौन देता है। अब यहाँ पे दूसरा आता है रिएक्शन विद इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, कि इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू लेस पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन। अच्छा, पहली बात है प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, तो प्योर तो हो गया अल्डिहाइड कीटोन। इम्प्योर में आता है जिसमें CO ग्रुप तो होगा लेकिन साथ में एक प्लस M ग्रुप अटैच होगा, लाइक एसिड क्लोराइड, एस्टर एनहाइड्राइड, मतलब इन सबके पास एक लिविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि जब भी कोई इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, G मैंने कॉमन ग्रुप लगा दिया, G का मतलब ये सारे ग्रुप कोई भी हो सकता है, तो जब ग्रिग्नार्ड इस पे अटैक करेगा तो पहले स्टेप में यहाँ से G का लॉस होता है। ठीक है, मतलब पहले वो इम्प्योर से क्या बनता है, प्योर बनता है, इम्प्योर गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्योर, और उसके बाद प्योर जैसे नॉर्मल रिएक्शन करता है, कीटोन बन गया, तो कीटोन तो 3 डिग्री अल्कोहल देता, तो वही होगा। तो इम्प्योर भी प्योर देता है जब ग्रिग्नार्ड 1 मोल होता है, और जब ग्रिग्नार्ड 2 मोल होता है तो वो क्या देता है, अल्कोहल देता है। जैसे एसिड क्लोराइड है, ग्रिग्नार्ड है, 1 मोल है तो कीटोन बना, एसिड क्लोराइड है 2 मोल आया ग्रिग्नार्ड तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया। तो बाकी आप एग्जांपल्स को आप देख लीजिए। उसके बाद एक और है रिएक्शन विद CO2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या देगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। उसके बाद है रिएक्शन विद साइनाइड, कि जब हम साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्शन करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है और साथ में क्या मिलता है, हमें अमोनिया गैस मिलता है जो कि टेस्ट ऑफ साइनाइड है। मैकेनिज्म यहाँ पे साइनाइड पे अटैक हुआ, C डबल बॉन्ड N बना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, तो साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड हमें कीटोन देता है और अमोनिया गैस देता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद RX, कि ग्रिग्नार्ड को अगर RX का रिएक्शन करोगे तो आपको अनसिमेट्रिकल अल्केन भी दे देगा, तो ये भी एक अल्केन बनाने का मेथड है। तो ये था अल्काइल हैलाइड का बात। अब अल्काइल हैलाइड में आ जाते हैं एरोमेटिक, उसमें एक रिएक्शन पढ़ना है हमें जिसको हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और इसको एडिशन एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कि जब हेलोबेंजीन को हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर तो फिनॉल बनता है। बट ऑर्डिनरी कंडीशन में ये हाई ना हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता है, बट इस रिएक्शन को किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम सब्स्टिट्यूएंट।
अब इसमें पहले बात है मैकेनिज्म आना चाहिए कि OH माइनस ने अटैक किया तो वो उस कार्बन को अटैक करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे होगा जिस पे हैलोजन होगा, बिकॉज उसका माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाई है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाई है, इसलिए इस पे OH माइनस यहाँ अटैक कर रहा है। ठीक है, और ये स्टेप ही स्लो होता है, इसलिए रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन याद रखना ये केवल एरोमेटिक हैलाइड्स में, हेलोबेंजीन्स में, एराइल हैलाइड्स में चलेगा, एलिफेटिक में ये रूल काम नहीं करेगा। दूसरे वाले स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन होता है, तो पहले में OH ऐड हुआ इसके लिए एडिशन बोल रहे हैं, दूसरे वाले में यहाँ से Cl का लॉस हो रहा है लिविंग ग्रुप का, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन बोल रहे हैं। तो रेट सब कुछ क्वेश्चन इसी लाइन के आसपास घूमेगा कि पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है उस कार्बन पे जिसपे हैलोजन है, इसलिए यहाँ पे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, जनरली क्या होता है कि जितना ज्यादा हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना बेटर होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी लिविंग, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होता है उतना बेटर रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं कि फ्लोरीन वाले का रेट ज्यादा बेटर होता है आयोडीन वाले से। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतना बेटर होगा। उसमें यहाँ पे अब रेट कंपेयर करना है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो देखो जिसमें जितना फ्लोरीन वाला होगा वो बेटर होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक NO2 है, यहाँ भी NO2 है। ठीक है, लेकिन ये NO2 माइनस M लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, तो ये वाला बेटर होगा, तो R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R1 होगा। यहाँ पे एक NO2, यहाँ पे दो NO2, यहाँ पे तीन NO2, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके आओगे उतना रेट फास्ट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में कुछ मेथड पहले हमने पढ़ रखा है। पहला है जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नाम से भी बोलते हैं कि 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री जो अल्केन होता है वो KMnO4 और K2CH4 के प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। बाकी ये सब अल्कीन का मेथड है, बेयर्स रिएजेंट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबेरेशन, ऑक्सीडेशन, सब में अल्कोहल बनता है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट है। ये वाला लोअर डिग्री अल्कोहल देता है विदाउट रीअरेंजमेंट, ये हायर डिग्री अल्कोहल देता है विदाउट रीअरेंजमेंट, ये हायर डिग्री अल्कोहल देता है विथ रीअरेंजमेंट, और ये डायोल देता है सीन एडिशन के थ्रू। तो ये अल्कीन्स के मेथड थे। अल्काइल हैलाइड में आपने अभी सॉल्वोलिसिस देखा, वाटर या SN2 में जाएंगे, तो ये हो गया आपका अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, और ये आपका हो गया नॉर्मल हाइड्रोलिसिस। तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में, इसको हम सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं, वो SN1 है, और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में SN2 है, तो ये होगा। बाकी बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अभी देखा था अल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, इम्प्योर से भी बना सकते हैं। बाकी एक मेथड हमने प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक में देखा था डाइजेनियम के समय कि प्राइमरी अमाइन NaNO2 प्लस HCl के साथ अल्कोहल देता है, लेकिन ये केवल एलिफैटिक वाला देगा। ये केवल कौन देगा? एलिफैटिक वाला देगा। बाकी बात करें कार्बोनिल कंपाउंड से, तो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4, NaBH4, NiH2 ये सब आ सकते हैं। इसमें क्या है, डिग्री कार्बन का चेंज नहीं होता है। अगर अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि LiLH4 प्योर और इम्प्योर सबको रिड्यूस करता है, जबकि NaBH4 केवल प्योर को करता है। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कराया था कि एक प्योर है और एक इम्प्योर है, NaBH4 डाला तो ये केवल प्योर वाले को कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन LiH4 डालेगा तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, तो दोनों से अल्कोहल बन जाएगा। इसमें है कि since LiLH4 is a costly reagent, so for conversion of carboxylic acid into alcohol, esterification followed by H2PAT is used। अब इसमें एक पॉइंट था कि LiLH4 आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन कॉस्टली रिएजेंट है, इसलिए पहले क्या करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, जिसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, और एस्टर फिर रिड्यूस होकर हमें क्या दे देता है, अल्कोहल दे देता है। अब इसमें एस्टरिफिकेशन में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट जो कि H+ है, एस्टर मिलता है। अब इसमें बस ध्यान ये देना है कि एस्टर में जो CO ग्रुप है वो एसिड से आएगा, जो OR ग्रुप है वो कहाँ से आएगा, वो अल्कोहल से आएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का RCO आया और अल्कोहल का OR- आया, तो आपका अल्कोहल, ये एस्टर बन गया।
रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, जो कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, तो जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन होता है वो एस्टेरिक क्राउडिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज़्यादा लेस क्राउडेड एसिड या अल्कोहल होगा उतना बेटर रिएक्शन होगा। तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे वो अल्कोहल है। जैसे यहाँ पे 3 एसिड है, ठीक है, तो जितना छोटा होगा उतना बेटर होगा। देखो, जैसे सबसे छोटा अल्कोहल, सबसे छोटा एसिड, इसलिए सबसे बेटर है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो एसिड तो सेम है, बट दोनों का अल्कोहल अलग अलग है। तो ये अल्कोहल छोटा है, तो फिर R2 से पहले कौन आएगा? R1 आएगा, फिर R2 आएगा। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल एसिड का भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है, और उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। तो अल्कोहल में अगर मैं O और H के बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मुझे RO माइनस मिलेगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और H जो होगा वो एसिड का काम कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ R प्लस और इलेक्ट्रोफाइल में, तो R उस रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल में, तो SN1 और SN2 ऑक्सीजन कैन भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और यहाँ से अगर मैं तोड़ूंगा तो R प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। पहले बात करें एसिड का, तो एसिड में हमेशा मैं बोलता हूँ रिएक्टिव मेटल या NaNH2 के साथ रिएक्शन करो। सोडियम हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, और NaNH2 जो है वो क्या देता है? अमोनिया गैस देता है। रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो पहला रिएक्शन है एसाइलेशन, कि जब अल्कोहल को हम एसिड क्लोराइड, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर बनता है। मतलब एसिड क्लोराइड में से ये ग्रुप ले लो, अल्कोहल से ये ले लो, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, वैसे एनहाइड्राइड में से इन दोनों में से कोई आप एक ले लो, ग्रुप ले लो, और अल्कोहल का OR डैश ले लो, आपको एस्टर मिल जाएगा, दूसरा एसिड मिलेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करता है तो हेमीएस्टल, हेमीकीटल, एसिटल और कीटल बनता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अगर मेरे पास अल्कोहल मेरे पास 1 मोल है तो या तो मुझे हेमीएस्टल मिलेगा या क्या मिलेगा? हेमीकीटल मिलेगा। और अगर अल्कोहल मेरे पास 2 मोल है तो मुझे एस्टल मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? कीटल मिलेगा। अब इसमें एक पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपके पास जेम हाइड्रोक्सी ईथर हो, मतलब एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR हो, एक OH और एक OR हो एक ही कार्बन पे, तो वो हेमी फॉर्म होगा। और एक ही कार्बन पे अगर 2 OR आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो एस्टल या कीटल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? हेमी एस्टर होता है। तो बाकी एग्जांपल्स आप देख लो। बाकी मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे मान लो ये कीटोन है और अल्कोहल है, 1 मोल डालोगे तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड O जो है वो OH में चला जाएगा, और उसके जगह पे एक OR आ जाएगा यहाँ अल्कोहल से। 2 मोल डालोगे तो ये भी गायब हो जाएगा, इसके जगह पे भी दूसरा OR आ जाएगा। इतना ही फर्क है। 1 मोल में जिसको डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करो और यहाँ से OR ऐड कर दो, और 2 मोल डालोगे तो दोनों पे OR ऐड करो, इतना ही है। बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड भी मिलता है, कीटोन भी मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। डिपेंड करता है आपने क्या रिएजेंट यूज किया। अगर स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो या तो कीटोन मिलेगा या फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अगर आपने माइल्ड यूज किया है तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। माइल्ड में आता है PCC, एनहाइड्रस CrO3, ठीक है। और जो PCC होता है वो बेस्ट रिएजेंट होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, और स्ट्रॉन्ग के केस में K2Cr27 और KMnO4 है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब डिपेंडिंग अल्कोहल का डिग्री भी डिपेंड करता है। 1 डिग्री अल्कोहल आपको हमेशा अल्डिहाइड देगा इन PCC के साथ या एनहाइड्रस CrO3 के साथ, और स्ट्रॉन्ग के साथ कार्बोक्सिलिक देगा। 2 डिग्री सबके साथ कीटोन देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है। जैसे ये 1 डिग्री है, KMnO4 डाला स्ट्रॉन्ग तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, PCC डाला तो एल्डिहाइड बना। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के केस में ये कीटोन बना, चाहे आप KMnO4 डालो चाहे आप PCC डालो। उसके बाद बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है कि जब अल्कोहल को हेवी मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर पाउडर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कीन मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, और 3 डिग्री जो है वो अल्कीन देता है, बिकॉज उसके पास
जिस ऑक्सीडेशन उसी कार्बन का होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए 3 डिग्री का नहीं हुआ था। ये पॉइंट लिखा था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। बात करते हैं फिनॉल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये मेथड हमने देखा था, डाइजोनियम वाले भी देख चुके हैं, मोल्टेन NaOH भी देख सकते हैं सल्फोनेशन के थ्रू, डीसल्फोनेशन बोलते हैं, और सैलिसिलिक एसिड से हम डिकार्बोक्सिलेशन करके बना सकते हैं। नए में हमें जो चाहिए वो है क्यूमीन, कि जब क्यूमीन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें फिनॉल एंड एसीटोन मिलता है। तो ये रिएक्शन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें आपको ये इंटरमीडिएट का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। देखो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला स्ट्रक्चर। बाकी ये फेंटोन रेंजर अब नहीं चाहिए, पहले मैं पढ़ाता था। रिएक्शंस की बात करें फिनॉल में, तो पहला आता है राइमर-टाइमर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH रिएक्ट करता है तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH ने क्या बनाया, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH और KOH कोई भी डालो, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। और ये फिनॉल रिंग पे रिएक्ट ऐड होके अटैक करके हमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। मैकेनिज्म आपको उतना डिटेल में नहीं चाहिए, बस ये याद रखना डाइक्लोरोकार्बिन बनता है और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। इसी रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कोलब्रेज रिएक्शन। इसमें क्या है कि जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्टिवेशन का काम करता है, तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इसमें CO2 खुद ही एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हमें NaOH चाहिए ताकि वो फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करवाए ताकि वो रिंग एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, बाकी ऑर्थो पैरा यहाँ भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड का। बात करते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल, तो पहला लुकास टेस्ट है। ये बेस्ड ऑन टर्बिडिटी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे लोग ही देते हैं, लेकिन 1 डिग्री केवल 1 डिग्री तभी देगा जब कैटलिस्ट होगा। ठीक है, कैटलिस्ट अगर एब्सेंट हो गया तो 1 डिग्री नहीं देगा, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ही होता है। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। इसमें कलर चेंज होता है कि क्रोमियम का कलर +6 होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वो अपने आप को +3 में कन्वर्ट करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट दे देगा बिकॉज दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा बिकॉज उसमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज नहीं होगा। तो जब भी K2Cr2O7 का कलर कोई अल्कोहल चेंज कर दे तो या तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। और नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें सीरीज ऑफ रिएजेंट है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कलर याद रखने का कि 1 डिग्री रेड देता है, 2 डिग्री ब्लू देता है और 3 डिग्री में कोई कलर नहीं आता है। बात करें टेस्ट ऑफ फिनॉल, एक तो ब्रोमीन वाटर हमने पढ़ा है कि ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला, दूसरा है वही रिएक्टिव मेटल और NaNH2 वाला भी काम कर जाएगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट है FeCl3 का। ये FeCl3 एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन देता है जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये टेस्ट ऑफ इनॉल भी बोलते हैं इसको। देखो फिनॉल खुद भी एक इनॉल का काम करता है। बाकी सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देगा, NH2 आपको अमोनिया गैस देगा। तो दो ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर ईथर का। ईथर का प्रिपरेशन हमने देख लिया, अल्कीन से बनाते हैं या विलियमसन ईथर से सबसे कॉमन है। हाँ, यहाँ पे एक नया आएगा अल्कोहल का कि SN2 मेथड के थ्रू भी अल्कोहल से हम ईथर बनाते हैं लोअर टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ये मेथड केवल प्राइमरी अल्कोहल ही देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल कंसंट्रेटेड SO4 के साथ 140 डिग्री C पे हमें ईथर देगा, और 170 करोगे तो आपको अल्कीन दे देगा बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम E2 हो जाता है। बात करें ईथर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद HX। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि जब जो ईथर जो है वो HX के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है। डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म SN1 और SN2 प्रोडक्ट थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बनेगा तो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ही। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि ईथर के ग्रुप के दोनों तरफ जो R ग्रुप है उसका हमें डिग्री देखना है। क्या वो 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है? अगर है तो वो SN1 है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो SN2 है। अब जैसे ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो SN1 फिक्स हो गया, इसका मैग्नीशियम SN1 होगा, सॉरी SN2 होगा। और अगर ये SN2 है तो हमें देखना इन दोनों में लेस क्राउडेड कौन है, बिकॉज 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है 2 डिग्री से, या जितना क्राउडेड होगा उतना कम होगा रिएक्टिविटी। तो ये वाला जो है वो लेस क्राउडेड है, मतलब इसके ऊपर ही I- का अटैक होगा तो मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, दूसरे वाले से अल्कोहल बनेगा।
अब जैसे यहाँ पे ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री लिखा मतलब मैग्नीशियम अब यहाँ पे SN1 होगा, और उस केस में यहीं से बॉन्ड टूटेगा, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ से I माइनस उस पर अटैक करेगा, तो देखो 3 डिग्री आयोडाइड बना, और दूसरे वाले से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बस एक पॉइंट ध्यान ये रखना है कि कभी भी ईथर अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए, या कभी भी इस तरीके के ग्रुप से अटैच हो जाए, एलाइलिक ग्रुप से अटैच हो जाए, उस केस में इस बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। ठीक है, उस केस में तो मान लो यहाँ से फिनॉल बनेगा और यहाँ से एलाइल अल्कोहल बनेगा, फिक्स है, और इधर दूसरे वाले साइड से अपना हेलोजन लगा के बना लो, देख लो। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2 सोचना है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक में आपको SN1 सोचना है, और अगर आपका एराइल ग्रुप डायरेक्टली इथर से अटैच्ड हो या विनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उस केस में आपको उनके साथ ही O को ले जाके अल्कोहल बनाना है, दूसरे वाले पार्ट से आपको क्या बनाना है, आपको हाइलाइट बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मेथड में अल्कीन से बनता है, ओजोनोलिसिस पहले भी पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगाओ, आपका काम हो जाएगा। अल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलता है। रिडक्टिव में ऑक्सीडेटिव करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, और अगर हीट करोगे तो फॉर्मिक एसिड की जगह पे CO2 मिलेगा। अल्काइन से बात करें, अल्काइन में दो मेथड है, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये क्या देता था हमें, लोअर डिग्री अल्कोहल देता था, तो ये अब हमें केवल अल्डिहाइड देगा। ठीक है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हाइयर डिग्री अल्कोहल देता है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें कीटोन देगा। अगर मैं जेम डाइहाइलाइड की बात करूं, तो जेम डाइहाइलाइड एक्वस के के साथ हमें क्या देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक है, और अल्कोहल जब PCC के साथ रिएक्शन करता है तो भी अल्डिहाइड कीटोन मिलता है। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रेनाइड देता है, साइनाइड के साथ भी देता है। ये सब मेथड हम पहले ही देख चुके हैं, वो अपने हम नोट्स पे देख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोजनमून रिएक्शन की, जब अल्डिहाइड, हमें ये केवल अल्डिहाइड के लिए है कि जब एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है H2PD BSO4 के साथ, तो एल्डिहाइड का बनता है। इसको डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट भी बोलते हैं, कि व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस। अब एसिड क्लोराइड कहां से आएगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, जब वो PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और एसिड क्लोराइड इनके साथ करके ये बन जाएगा। उसके बाद साइनाइड, ये सब एग्जांपल है, आप देख लो। उसके बाद स्टीफन रिडक्शन, ये भी अल्डिहाइड का मेथड है, कि साइनाइड को जब हम SnCl2 और HCl का रिएक्शन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, बीच में एक इमीन बेस बनता है, ये ध्यान रखना है। तो पहले रिडक्शन होकर इमीन बेस बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस होकर अल्डिहाइड बनता है। दो नेम रिएक्शन है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि डिबाल एच कैन बी यूज टू कन्वर्ट एसिड हैलाइड एस्टर एंड साइनाइड इनटू अल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी का रिएजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसको भी यूज करके आप एसिड क्लोराइड एस्टर एंड साइनाइड को रिड्यूस कर सकते हैं अल्डिहाइड में। बाकी आप एग्जांपल्स यहाँ से देख लो। दूसरा कीटोन का मेथड है फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम, कि डाइअल्काइल कैडमियम को जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंपेयर होता है कि एसिड क्लोराइड मतलब इम्प्योर हुआ, इम्प्योर के साथ ग्रिग्नार्ड भी तो देता करता था, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन वो अल्कोहल देता था, और ये क्या दे रहा है, कीटोन। उसका रीजन है, ग्रिग्नार्ड का जो मेटल है वो मैग्नीशियम है, वो हाईली रिएक्टिव है, और जितना ज्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल रिएक्टिव होगा, उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और डायल का केमिकल केस में क्या, कीटोन फाइनल प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लिखा था, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। दूसरा था ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या आता है, कैल्शियम सॉल्ट जब हीट करते हैं तो ट्रांस ग्रुप आपस में कंबाइन होकर कीटोन का हमें फॉर्मेशन देते हैं। अब एरोमेटिक में देखोगे तो पहला आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड के साथ लुईस एच कैटलिस्ट डालो, कीटोन मिलेगा। दूसरा एटाइड रिएक्शन, ये बेंजाइलडिहाइड का सिंथेसिस है, कि टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूछा हुआ क्वेश्चन में। इन प्लेस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी आल्सो बी यूज्ड, बस उसको हम इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलते। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा, बट इट इज नॉट इटार्ड रिएक्शन, लेकिन काम वही करेगा। और इंडस्ट्रियल मेथड में देखेंगे तो इसमें ऐसा है कि टॉलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं 2 मोल के साथ, तो हमें
बेंजल डाइक्लोराइड मिलता है जो कि एक्वस केवेज के साथ रिएक्शन करके 2 OH लाएगा और एक कार्बन 2 OH स्टेबल नहीं होता तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। बाकी दूसरा गैटरमैन कोच, बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl बेंजल्डिहाइड देता है। और नेक्स्ट है गैटरमैन अल्डिहाइड, इस बार मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, मत देखना, इसको एनसीईआरटी में अब नहीं है। बात करें कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस का, तो टिपिकल रिएक्शन जो होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो कि स्लो स्टेप है, फिर O- पर हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं। रिएक्टिविटी में देखा जाए तो प्योर इम्प्योर से ज्यादा होता है और रेट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, कितना है कार्बोनिल कार्बन पे। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ज्यादा होगा और क्राउडिंग का इन्वर्सली होता है। तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, प्योर कार्बोनिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन इम्प्योर कार्बोनिक कंपाउंड, बट एसिड कोलाइड इन सबसे आगे निकल जाएगा। और एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जनरली जो रिएक्शन होता है वो एसिड कैटलाइज होता है जिसमें pH 4 to 6 के रेंज में होता है। पहला है रिएक्शन में H प्लस वाटर, कुछ नहीं करना, H प्लस को O पे ले जाना है, वाटर को यहाँ पे ले जाना है, मतलब एक कार्बन पे 2 OH आएगा जो कि अनस्टेबल होता है। अब इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये वाला एग्जांपल याद रखना है कि कोलोइडल कंपाउंड का जो हाइड्रेट बनता है जिसमें वाटर ऐड होता है वो स्टेबल होता है और उस केस में K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। और दूसरा है कि जो साइक्लोप्रोपेनॉन है उसका भी H प्लस वाटर का रिएक्शन करने पे ज्यादा डायोल मिलता है, बिकॉज उसमें एंगल स्ट्रेंथ का हमें फायदा मिलता है। HCN की बात करें तो साइनोहाइड्रिन बनता है जिसमें फर्दर रिएक्शन करके आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बना सकते हो। रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये टेस्ट ऑफ कार्बोनिल है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर Na प्लस है और HSO3 माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, ये ऐसा बोलो कि ये सेटल डाउन हो जाएगा। बाकी जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है वो रिएक्शन दे नहीं पाते तो वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो हम फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर लेंगे कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल को, बाद में उसमें वाटर ऐड कर दो बिकॉज रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो अगर रिवर्सिबल है तो वापस हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसका मेन एक ही काम है, रिएक्शन इसका सिंथेटिक पर्पस नहीं है, इसका एक ही पर्पस है कि अब कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करें, हम सेपरेट करें। बाकी ये सब रिएक्शंस पहले हो चुका है। अल्कोहल में हेमिएस्टर कीटल वाला था, ग्रिग्नार्ड में अल्कोहल मिलता है अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल, और इम्प्योर वाले में 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी कीटोन में 3 डिग्री अल्कोहल और अल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल, उल्टा बोल दिया। LiLH4 कभी हो चुका है, उसमें भी अल्कोहल ही मिलता है, और क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ्रिशनर में अल्केन मिलता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, कि कार्बोनिक कंपाउंड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड N आएगा। अब जैसे यहाँ पे टेबल है, आप लोगों के पास टेबल होगा, ये NH2G है, आपको डबल बॉन्ड NG लगाना है। तो अमोनिया आया तो इमीन मिलेगा, प्राइमरी अमाइन आएगा तो 2 डिग्री इमीन आएगा, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन आएगा तो ऑक्साइम आएगा, फिनाइल हाइड्रोजन में फिनाइल हाइड्रोजन आएगा, 2,4-DNP में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आएगा। इसको ब्रेडिज रिएजेंट भी होता है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, और सेमी कार्बोजन से सेमी कार्बोजन मिलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी C डबल बॉन्ड N बनता है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाए। अगर ये A और B है तो काम हो गया। इसलिए जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो इसका ध्यान रखना है कि जो C डबल बॉन्ड N बना उसमें कार्बन पे क्या दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट है, तो सेम है तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है तो एक काउंट करो, बट अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो ज्योमेट्रिकल होगा, उस केस में आप 2 काउंट करो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कराया था कि एसीटोन है और नेक्स्ट होमोलॉग है और NH2 से कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो एसीटोन वाले ने जो बनाया उसमें तो एक ही प्रोडक्ट आया बिकॉज ज्योमेट्रिकल नहीं है, दोनों सेम हो गए। ठीक है, बट लेकिन जब उसका नेक्स्ट होमोलॉग आया जो कि ब्यूटेनॉन आया, उस केस में ये दोनों डिफरेंट हो गए, उस केस में 2 प्रोडक्ट आए, तो आपके पास कितने प्रोडक्ट आए, 3 प्रोडक्ट आ गए। So 2,4-DNP test is used to confirm presence of carbonyl group. In place of 2,4-DNP, skip base can also be used for detection of carbonyl group. एक लाइन ये याद रख लीजिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन में हम स्किप टेस्ट यूज करते हैं। बाकी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो पहला है टॉलेंस टेस्ट। इस टेस्ट के हेल्प से हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये टेस्ट अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है।
अल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कीटोन के केस में रिएक्शन ही नहीं हो पाता बिकॉज कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, बाकी ये टेस्ट फॉर्मिक एसिड भी देता है बिकॉज उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी ये टेस्ट नेक्स्ट है फेलिंग, इसके बेसिस पे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करते हैं। ये टेस्ट एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता है। ये टेस्ट टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है, ये मोनोसेक्राइड भी देता है, या डाइसेक्राइड भी देता है एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, इसमें दो रिएजेंट है, रिएजेंट ए रिएजेंट बी। रिएजेंट ए कॉपर सल्फेट, रिएजेंट बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्लू होता है। जब अल्डिहाइड या जो भी रिड्यूसिंग शुगर वो आता है तो वो कॉपर को रिड्यूस करके Cu+ बनाता है जो कि रेड हो जाता है, तो CO2O का फॉर्मेशन हो जाता है। So if in place of sodium potassium tartrate, sodium potassium citrate is used, reaction is called as Benedict test. अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, अब देख लो किसमें कौन डिफरेंशिएट करने के लिए, आपकी क्लास में भी कराया है, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इट इज यूज इट टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप, जिसमें भी CH3CO ग्रुप होगा ये टेस्ट दे सकता है। तो ये टेस्ट एस्टल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड में कीटोन में सारे ही 2 ऑन देंगे और अल्कोहल में 2 ऑल देगा अगर वो टर्मिनल पे है तो जिसमें भी CH3CHOH मिलेगा, CH3CO मिलेगा, वो टेस्ट देगा इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स को छोड़ के। रिएजेंट है X2 और KOH या NaOH। तो जब भी ये रिएक्शन होता है तो मिथाइल कीटो का CH3 क्या बना लेता है, CHX3 बनाता है। और अगर आपने आयोडीन यूज किया है तो CHI3 होगा जो कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और RCO क्या बनेगा, आपको एक सॉल्ट बनेगा। अल्फा एच ऑफ कार्बन स्लाइट एसिडिक। अब इसके आगे तो इसका मैकेनिज्म आपको जानने का जरूरत नहीं है, पर ये रखना कि मिथाइल जो होता है वो CHX3 बनाता है और RCO ग्रुप जो होता है वो सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डोल कंडेंसेशन नेक्स्ट है। अब ये टेस्ट वो देता है जिसके पास अल्फा एच होता है। तो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा एच रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कली, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है और जो हिट करने पे अल्फा बीटा देता है, जैसे एस्टल्डिहाइड है। अब इसमें क्या आता है, मैं एक बार मैकेनिज्म बोल देता हूँ, बाकी आपको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। अल्फा एच इसका एसिडिक होता है तो कंजुगेट बेस बनता है और वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, तो हमें मिल गया हमें बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी, इसी को मेल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हिट करने पे ये OH और यहाँ से H गायब होगा और डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जिसको हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है इन्वॉल्व एल्डोल कंडेंसेशन में, तब इसको मिक्स्ड और क्रॉस बोलते हैं। उस केस में ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बोनिल कार्बोनिल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे अटैक होना चाहिए दूसरे वाले मॉलिक्यूल से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन है तो अल्डिहाइड पे अटैक होना चाहिए कीटोन के साइड से। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के लिए, बाकी पॉसिबिलिटी में तो सारे ही आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो इसके ऊपर यहाँ से अटैक होना चाहिए मेजर के लिए। ठीक है, बाकी ये तो खुद पे भी अटैक कर सकता है, ऐसा ही है। और अगर एल्डोल कंडेंसेशन खुद मॉलिक्यूल में होता है तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब इसके लिए आप एग्जांपल्स देखो। ठीक है, अब इतने सारे एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक बार एग्जांपल्स देखो, उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद, जब भी आपको मन करे। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है कि ये भी कार्बोनिल कंपाउंड देता है, लेकिन इसके बाद अल्फा एच नहीं होता और इसमें डिस्प्रोपोर्शन होता है, मतलब रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। जैसे बेंजल्डिहाइड है तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल दे दिया और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या दे दिया, हमें सॉल्ट दिया। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मीडियम क्या है, बेसिक है, तो बेसिक में तो नहीं होगा, बेसिक में तो हमें सॉल्ट ही मिलेगा। अब ये एक एक्सेप्शन है कि इसके पास अल्फा एच होने के बाद भी ये कैनिजारो रिएक्शन दे देता है। ठीक है, बाकी यहाँ भी मिक्स कैनिजारो है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो कैनिजारो होगा। इसमें ध्यान यही रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, सॉल्ट बनाया, और ये वाला रिड्यूस हो गया, हमें अल्कोहल दिया। अब जैसे यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है, इसमें CH3 के पास +H है और इसके पास -M है, तो इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन चलता है। तो ये था
शॉर्ट में रिवीजन, मैं सब कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा जो कॉपी में लिखा हुआ है, पर मोटा मोटा पॉइंट जो था वो मैंने आपको बोला है, तो एक बार आप नोट्स को देखो, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होता है, साथ में जो कॉपी में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अपने नोट से देखो कैसे बनाया था। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो कर लो, बिकॉज ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इन सबको आपको कमांड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं टेस्ट के बाद, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।